नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद अमरीश पर। मैं अमरीश सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ हमेशा अग्रसर होंगे। हर एक कदम आपका जो होगा वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही होगा। कभी भी हताश और निराश होकर के पढ़ाई लिखाई नहीं की जाती। हमेशा पढ़ाई लिखाई करने के लिए सकारात्मक विचार और सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सकारात्मक ऊर्जाओं से आप लबरेज हैं, एकदम भरे हुए हैं। सकारात्मकता आपके अंदर ही है, बस उसको जगाने की ज़रूरत है। तो सकारात्मक होकर के पढ़ाई करिए। यकीन मानिए कि एक न एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इन विषम परिस्थितियों से थोड़ा सा निकल जाइए। ये विषम परिस्थितियाँ भी धीरे धीरे चली जाएंगी। ये परिस्थितियाँ हमेशा की तरह बनी नहीं हैं। ये कुछ समय के लिए है और कुछ समय बाद ये ख़त्म भी हो जाएंगी। इंसान के जीवन में विषम परिस्थितियों का भी आना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। सभी चीज़ों से सीखने के लिए अगर सीखने वाला व्यक्ति है तो वो हर एक चीज़ से सीख लेगा। खैर, आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब तक मैंने जितने भी सारी चीज़ें बताई नंबर सिस्टम के अंतर्गत, तो वो सभी चीज़ें आप लोग, मैं उम्मीद है कि नहीं आप लोगों को समझ में आएगी। उम्मीद ही नहीं करता, बल्कि मैं श्योर हूँ कि आपको समझ में आया होगा वो जरूर चीज़ें। और उसमें ऐसी कोई खास बात है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए, लेकिन एग्ज़ाम के मद्देनज़र देखा जाए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी। जो भी मैंने आपको बताया है, जिस भी चीज़ पे मैंने डिस्कस किया है, सभी चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और उनको आत्मसात करते जाइए, नोट्स बनाइए और उन सभी चीज़ों को लिखते जाइए, तभी आपको बेनिफिट होगा इसका। क्योंकि जब नोट्स बन जाते हैं तो वो अपना हो जाता है। जब भी किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर मैं किसी भी चीज़ का अगर PDF फाइल वगैरह अवेलेबल करवा दूँ, तो वो आपका उसमें अपनापन नज़र नहीं आएगा जितना अपनापन नज़र आएगा जब आप अपना नोट्स बनाएंगे। जब आप नोट्स बना करके तैयारी करेंगे ना, तो वो बिल्कुल अपना हो जाता है और सारी चीज़ें आपको कंटेस्ट हो जाती हैं। सारी चीज़ें आपको मतलब आपकी हो जाती हैं। सब मिला करके वो सब चीज़ें, जो इतना भी सब चीज़ें पढ़ते हैं, वो आपकी हो जाती हैं। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही एक नया हमारा टॉपिक होगा और वो उस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल, यानी भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाज्यता के नियम जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो लोग एकेडमिक की भी मतलब पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पहली बात की, कोई भी अगर संख्या दी जाती है तो हम उस संख्या को डायरेक्ट काटना शुरू कर देते हैं, उसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। पहले तो उसका नेचर हम लोग देखते नहीं है कि वो संख्या आखिर जिस संख्या से काटना है वो संख्या उसे कटेगी भी कि नहीं कटेगी। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे समझा जाएगा कि नहीं, वो सभी जो कटने वाली बात है या ना कटने वाली बात है, अगर कटेगा तो पूर्णतः कटेगा कि पार्सली कटेगा, और नहीं कटेगा तो क्या हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा क्या बचेगा। इन सभी चीज़ों का इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, यानी भाज्यता का नियम। भाज्यता के नियम पर हम लोग बात करेंगे। कोई भी संख्या अगर दी गई है तो वो उसे कट रही है तो पूरी तरीके से कट रही है, या पूरी तरीके से नहीं कट रही है तो हमारा शेषफल क्या बच रहा है। इन सभी चीज़ों के इसमें हम लोग देखेंगे। तो भाज्यता का नियम हमारा डिविजिबिलिटी रूल है और इसके अंतर्गत कोई भी संख्या अगर दी जाती है तो सबसे पहले वो 3 प्रकार से कटती है। सबसे पहले वह 3 प्रकार से कटती है। जैसे अगर 20/4 लिखा हुआ है तो पहला नियम यह है कि अगर कोई संख्या अगर कट रही है तो ये पूरी तरीके से कट जाएगी और हमारा जो उत्तर के रूप में आएगा वो 5 आएगा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल ये संख्या है। और हमारा उत्तर के रूप में यानी भागफल जो हमारा होगा वो 5 हो जाएगा। दूसरी प्रकार की जो कटने वाली चीज है वही ये है 21/4। ये संख्या पूरी तरीके से तो नहीं कटेगी, लेकिन दशमलव के कुछ अंकों के बाद ये संख्या जरूर कट जाएगी। और तीसरा हमारा जो होता है वो अगर कहते हैं 10/3 है, ये संख्या भी पूरी तरीके से नहीं कटेगी, लेकिन दशमलव के कुछ अंकों के बाद भी ये संख्या नहीं कट सकती है। ये बात दशमलव के बाद भी अपने आप को रिपीट करने लगेगी, यानी यह एकदम रिपीटेशन वाली संख्या हो जाती है। तो यानी 3 तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ को अगर भाग देते हैं, किसी भी चीज़ को अगर डिवाइड करते हैं, तो हमें 3 प्रकार के हम भाग कर पाते हैं। कंप्लीटली जो डिवाइड हो जाती है जिसे हम कहते हैं प्योरली डिविडेबल, और इसको कहते हैं पार्सली यानी दशमलव के कुछ अंकों के बाद डिवाइड हो जाती है, और इसे कहते हैं रिपीटिंग संख्या यानी रिपीट करने लगती है, अपनी बारंबारता दिखाने लगती है। तो खास करके ये 2 बातें तो मैंने पिछले वाली वीडियो में एकदम डिस्कस किया हुआ है।
इन सारी बातों को, यानी पार्शियली डिविजिबल क्या होता है और प्योरली डिविजिबल क्या होता है, ये सभी बातों को मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया है। आप जाकर के वहाँ से उसको देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कुछ जानकारियाँ लेते हैं इसके बारे में। और वो जानकारियाँ क्या हैं, हम जो बताने जा रहे हैं, हमें पता है कि आपको ये सारी बातें पता ही होंगी, और नहीं पता है तो यहाँ से आप उसको सीख लीजिए। और मैं लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको पता ना हो, क्योंकि बचपन से सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जब भी हम भाग देते हैं तो कुछ इस तरीके से हम फिगर बनाते हैं। जब भी हम भाग देते हैं तो कुछ इस तरीके से फिगर बनाते हैं, और इधर कहते हैं कि यह क्या है, हमारा भाज्य है। यहाँ पे जो संख्या लिखी रहती है उसे कहते हैं भाज्य है, और यहाँ पे जो संख्या लिखी रहती है उसे कहते हैं कि ये भाजक है, और यहाँ पे जो हमारा आता है उसे कहते हैं कि ये भागफल है। संख्या पूरी तरीके से कट गई तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं कटती है तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं शेषफल है। ये क्या हमारा हो जाता है, शेषफल हो जाता है। शेषफल दो रूपों में प्राप्त होता है। पहले तो किसी संख्या में प्राप्त होता है, और दूसरा शून्य के रूप में प्राप्त होता है। जो शेषफल शून्य के रूप में प्राप्त होता है उसे कहते हैं कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, कंप्लीटली डिविजिबल संख्या है, जब शून्य हमें प्राप्त होता है तो। और जब ए यानी कोई अगर हमें किसी संख्या के रूप में अगर हमें शेषफल प्राप्त होता है तो हम कहते हैं ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है और उसका शेषफल ये है। तो हमेशा हम इसको माइंड करते हैं, हमेशा इसको केयर करते हैं, इसको केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इस तरीके से सिंबल देते हैं। जैसे अगर हम कोई संख्या लिखें, जैसे कि हम इसी को कहते हैं 4/20 लिखा हुआ है, तो कहेंगे 5 बार गया और ये 20 कट गया, इसका मतलब हम इस तरीके से इसका सिंबल बनाते हैं। लेकिन वास्तव में ये 0 है, वास्तव में क्या है, यह 0 है। तो हमें शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो हमें 0 प्राप्त होगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये डिवाइजर है, इसे डिविडेंड कहते हैं। ये क्वोशेंट है और इसे कहते हैं रिमाइंडर। इसे रिमाइंडर कहते हैं। ये डिविजिबल है, ये डिविडेंड, क्वोशेंट और ये रिमाइंडर है। डिविजिबल यानी भाजक, डिविडेंड यानी भाज्य, और क्वोशेंट यानी भागफल, और रिमाइंडर यानी शेषफल। अब तो पूर्णतः देख ही पा रहे हैं इसको। इस प्रकार से हम संख्याओं को तो काटते हैं जब चीजें हमारे सामने आती हैं, तो साथ ही साथ जो हम लोगों के एग्जाम में आता है या फिर हम लोग जिसके आदती हो चुके हैं वो हम इस तरीके से बटे के रूप में लेकर के चलते हैं। जैसे कहते हैं कि A/B है, यानी A बटे में B है, तो इस रूप में लिखे रहता है। जब कोई संख्या लिखी रहती है तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं यह हर है। यही तो कहते हैं कि ये ऊपर वाला जो है अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखे जाए, अगर इस फॉर्म में अगर इसकी इंग्लिश अगर देखी जाए, ये डिवाइजर हमारा हो जाता है और ये हमारा डिविडेंड हो जाता है। ये हमारा डिविडेंड हो जाता है, यानी डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। अगर इसे अंश और हर के रूप में अगर इसकी इंग्लिश देखेंगे तो अंश और हर के अगर रूप में अगर इंग्लिश देखा जाए तो ये नॉमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, नॉमिनेटर अपन डिनोमिनेटर हो गया। अंश और हर के रूप में देखें तो नॉमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और इस रूप इस फॉर्म में अगर इसको हम कंसीडर करें तो ये डिविडेंड और ये डिवाइजर है। ये तो हम लोग बात करते हैं इसकी। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, तो इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी, जैसे कि मैंने बनाया था फिगर, हमने कहा कि यह भाजक है, यह भाज्य है, यह भागफल है
और कुछ के बाद हमें मिल जाता है क्या, शेषफल। कुछ के बाद हमें क्या मिलता है, शेषफल मिल जाता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाज्य बराबर, जब हम चेक करते हैं, जब हम कहते हैं कि क्या ये भागफल हमारा सही है, इसको चेक किया जाए, तो हम कैसे चेक करते हैं, हम इसी प्रकार से चेक करते हैं। तो हम कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार से चेक करते हैं। हम कहते हैं भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे अगर इसको अंकों में अगर लेकर के हम आए, तो अंकों में जैसे कि 22 बटा में अगर 5 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे 5 चौक का 20, हमारा शेषफल कितना बचा, तो इस रूप में अगर इस फॉर्म में अगर इसको हम रखें, तो हम कह सकते हैं कि 22 बराबर है किसके, तो 22 बराबर है 5 गुणे 4 प्लस 2। देखिए 5 चौक का 20 और 2 22, 22 इक्वल टू 22 इक्वल टू 22। क्लियर है, क्लियर है। तो ये बात इतनी समझ में आ गया आपको। तो इसको याद रखिएगा, ये जब हमें क्लियर रहता है तो कई प्रश्नों में, कई ऐसे हमारे प्रश्न होते हैं जहाँ पे हमारी बहुत ही हेल्प करता है, हमें इससे बहुत ही सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि ये सी चीज़ें कभी कभी पूछ दी जाती हैं। और मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन नहीं आता है, तो इस फॉर्म में जब हम चीज़ों को रख लेते हैं तो हमें समझ में भी आ जाता है और क्वेश्चन का आंसर भी कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं भाज्यता के नियम को। यहाँ से हमारा मेन, यहाँ पे तो जितनी सारी बेसिक जानकारियाँ थी, जो बेसिक हम लोग की अंडरस्टैंडिंग थी, उसको हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पे आएंगे और शुरुआत करेंगे पहला 0 से, यानी शून्य से। शून्य की हम भाज्यता देखेंगे कि शून्य से अगर किसी भी संख्या को भाजित करते हैं, उसको विभाजित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास अगर कोई संख्या लिखी गई है और उसको हम शून्य से अगर विभाजित कर रहे हैं, तो हमेशा हमें उत्तर के रूप में इन्फिनाइट, यानी यह अपरिभाषित होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिभाषित। किसी भी संख्या को अगर शून्य से डिवाइड किया जाता है तो वह अपरिभाषित हो जाती है। क्लियर। आइए सेकंड बात करते हैं हम लोग 1 से। किसी भी संख्या को अगर 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से भाग देते हैं, तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, पुनः हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर a को मैंने 1 से, यानी a को मैंने 1 से अगर डिवाइड किया है, तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त हो गया, a प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसी संख्या यहाँ पर थी वैसी ही संख्या यहाँ पर आ गई। तो हम एक बात और कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को 1 से विभाजित करने पर वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। इस बात को नोट करिएगा कि किसी भी संख्या को 1 से विभाजित करने पर वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। क्लियर। ये तो हमारा पहला था। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे निकल के हैं। क्या निकल के है कि किसी भी संख्या को अगर 1 से विभाजित किया जाता है तो वही संख्या हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। और दूसरा पॉइंट हमारा ये निकल के रहा है कि सभी संख्याएं 1 से हमारी क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। क्लियर इतनी बातें, इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा, तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो 2 से होगा। 2 से विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को
अगर हम 2 से विभाजित कर रहे हैं तो पहली बात कि हम चेक करें वो संख्या 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके लिए जो नियम लिखा गया है कि संख्याओं का अंतिम अंक किसे चेक करना है? संख्याओं का अंतिम अंक। अगर संख्याओं का अगर अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या, जो भी संख्या लिखी गई है वो पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी गई है 87,698। 87,698 एक संख्या लिखी गई है और इसको कहा जा रहा है कि पहले तो हमें चेक करिए, पहले तो हमें क्या करना है इसको कि चेक करना है कि यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं। किससे? 2 से। यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं, तो हमें क्या करना है कि संख्याओं का अंतिम अंक, संख्याओं का अंतिम अंक, तो अंतिम अंक क्या यहाँ पे है? 8 है। तो अंतिम अंक अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। और हम जानते हैं कि अगर 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 शेषफल प्राप्त होगा, यानी ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूरी संख्या जो है वह 2 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन एक बात और ध्यान रहे इसमें कि अगर संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो उसमें हमें जरूर है कि शेषफल प्राप्त होगा, कोई भी एक शेषफल प्राप्त होगा। जब भी शेषफल जो भी प्राप्त होता है तो जिस भी संख्या से हम विभाजित करते हैं शेषफल उस संख्या से छोटा ही होता है। जैसे कि अगर 2 से अगर हम किसी संख्या को विभाजित करें और हमसे कहा जाए कि नहीं शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल हमेशा 1 ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि शेषफल हमेशा इस संख्या से छोटा ही होना चाहिए। तो 2 रूपों में अगर हमें शेषफल प्राप्त होता है, या तो 0 प्राप्त होगा या तो 1 प्राप्त होगा। जब 0 प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो गई, और जब 1 प्राप्त होगा तो हम कहेंगे संख्या पूरी तरीके से विभाजित नहीं है, बल्कि शेषफल के रूप में हमें 1 प्राप्त हुआ है। क्लियर इतनी बात है? और जितना शेषफल यहाँ पे प्राप्त होगा वही शेषफल पूरी संख्या को विभाजित करने पर भी प्राप्त होगा, वही शेषफल पूरी संख्या को विभाजित करने पर ही प्राप्त होगा। इसके मैं अगला वाला जो बता रहा हूँ उसमें इस बात को मैं और क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे इन सारी बातों को हम कह रहे हैं। चौथा पॉइंट होगा हमारा 4 से। ये बस सोचिएगा कि मैं 3 को छोड़ दे रहा हूँ। मैं जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आप इसको सीखते जाइए। इसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। सब चीज़ों को मैं कवर करूँगा, बस आपको वही करना है जिस प्रकार से मैं करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आइए 4 से देख लेते हैं। तो 4 के लिए क्या है कि संख्याओं का अंतिम 2 अंक हमें किसे चेक करना है? तो संख्याओं का अंतिम 2 अंक चेक करना है। जबकि 2 में क्या था कि अंतिम 1 अंक, इसमें क्या था? अंतिम 1 अंक, और इसमें क्या है कि अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक चेक करना। अगर संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने एक संख्या लिखा 9,268। 9,268 में आप देख पा रहे हैं कि अंतिम जो 2 अंक है वो है 68, यानी 68 हमारा है। इसी को बस चेक करना। अगर ये 68 अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर इसको 4 से विभाजित करें हम लोग तो हम कह सकते हैं कि 4 करने 4, 4 2 6 बचा 2 और यह 28 हो जाएगा, और 4 7 28, यानी ये पूरी तरीके से कट जा रहा है। ये पूरी तरीके से संख्या क्या हो जा रही है? कट जा रही है। इसका मतलब है कि ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात समझ में आया आपको? 2 के लिए अंतिम 1 अंक और 4 के लिए अंतिम 2 अंकों को चेक करना है। अगर ये अंतिम 2 अंक कट गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 9,268 जो है वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, यानी कट जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे मैं इसको हटा करके अगर मैं कुछ और संख्या लिख दूँ, जैसे मैंने 7 लिख दिया,
अब 67 को अगर मैं 4 से अगर डिवाइड करूं तो हमें भागफल के रूप में शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, 4 एक करके 4 27, 4 छक्का 24, 3 27। हमें शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो जो मैं पीछे वाली बात कह रहा था कि अगर अंतिम अंकों को या अंतिम एक अंक को या अंतिम 2 अंकों को अगर डिवाइड करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा, पूरी संख्या को विभाजित करने पर भी वही शेषफल हमें प्राप्त होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे जब संख्या को बदल दिया, मैंने लिखा 9267 और इसमें इसे पूछा गया कि नहीं बताइए कि अगर इसको हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा, शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमें पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, पूरी संख्या को आप डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इतना करने जाएंगे तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा, आप बिना मतलब का समय नुकसान कर बैठेंगे। तो आप अंतिम 2 अंकों को चेक करिए, अगर ये 4 से डिवाइड हो गया तो शेषफल तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा और ऑप्शन भी 0 है तो उसको टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। या तो फिर अगर यहाँ पे शेषफल बच रहा है तो जो भी शेषफल यहाँ पे बचेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 बचा, तो जो भी शेषफल यहाँ बचा पूरी संख्या को डिवाइड करने पर भी यही शेषफल हमें प्राप्त होगा। नहीं है तो आप करके देख लीजिए, एक बार करके दिखा देते हैं आपको। इसको हमने 4 से डिवाइड किया, हमने कहा 4 दूना 8, 1 बचा और 4 3 12 कट गया। अब क्या उतरेगा यहाँ पे 6, तो 4 करने 4 2 6 और यहाँ पे हो जाएगा 27 और 4 छक्का 24, 24 3 27। देखिए शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त हो गया। यहाँ भी मैंने क्या प्राप्त किया, 3 ही प्राप्त किया है। यानी कहने का मतलब बस इतना सा ही है कि संख्या का अंतिम अंक अगर पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। संख्या का अगर अंतिम अंक को विभाजित करने पे जो शेषफल प्राप्त होंगे, पूरी संख्या को विभाजित करने पर भी वही शेषफल हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो सीधे सीधे अगर यहाँ पूछ रहा है कि शेषफल क्या हमें प्राप्त होगा, तो हम कहेंगे कि शेषफल के रूप में हमें 3 प्राप्त होगा। शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें 3 प्राप्त होगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट 8 से। आठ से विभाजित करने का जो नियम है वो नियम कहता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक चेक करिए। जो भी संख्या लिखी गई है उस संख्या का अंतिम 3 अंकों को आप चेक करिए। अगर अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर अंतिम अंक अगर 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वही शेषफल हमें प्राप्त होगा पूरी संख्या को 8 से डिवाइड करने पर। ठीक है, जैसे जैसे हमने एक संख्या लिखा, हाँ ठीक है, ये संख्या मैंने लिख दिया। मैंने कहा कि 7,29,896 एक संख्या है और इससे कहा जा रहा है कि अगर इसको अगर 8 से अगर डिवाइड किया जाए, अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो हमें शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, या इसको अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो क्या यह संख्या पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो जाएगी। पहले तो हमें ये चेक करना होगा। तो अंतिम 3 क्या कहा जा रहा है इसमें, कि संख्याओं का अंतिम 3 अंक को चेक करिए। तो अंतिम 3 अंक हमारे क्या है, 896 है। अब इसको हम चेक करते हैं। हमने कहा कि 896 हमारा जो है, अगर इसको अगर हम 8 से अगर डिवाइड कर दे रहे हैं तो 8 हमारा पहले से चला जाएगा, एक बार जाएगा और 8 जाएगा यहाँ पे 1 और 6 हो जाएगा और 8 गुना के 16, यानी पूरी तरीके से संख्या क्या हो रही है, कट जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि 7,29,896 जो है यह 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल संख्या है, यह 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको शेषफल के रूप में प्रश्न आपको यहाँ पे कैसे बनेंगे, रिमाइंडर के माध्यम से अगर इसमें पूछना चाहेगा कि नहीं, हम थोड़ा सा इस प्रश्नों की बात कर लें। जैसे यहाँ पे अगर इसको हटा दिया और यहाँ पे आपको एक संख्या दे दिया, मतलब एक अल्फाबेट दे दिया, कहा गया कि यहाँ पे ए, जिसे कहा कि 72, 9, 8 ए और 6, और पूछा गया कि ए के स्थान पर
ए के स्थान पर वह कौन सी संख्या होगी, वह कौन सी संख्या होगी जिसे 8 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न दे देगा, आपको लिख देगा कि यहाँ पे जो ए का मान है, यहाँ पूछेगा कि ए का एक ऐसा मान बताइए जिससे कि यहाँ पे ए का हम एक ऐसा मान रख दें कि अगर इस पूरी संख्या को 8 से डिवाइड करें तो ये पूरी संख्या जो है 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो ये ए का मान पूछ रहा है। तो जब इस प्रकार से अगर ए का मान अगर पूछा जा रहा है तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि ए का हम ऐसा मान रखें जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले कि आप यहाँ पे रख करके चेक करेंगे कि 8 तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, 8 तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, तो अब यहाँ पे सब संख्या बच जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं और 6 रखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 0 रखें, एक के स्थान पे 0 रखें, तो हम कहेंगे कि 8 से डिवाइड नहीं होने वाला। फिर हम एक के स्थान पे अगर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद तो हमें उत्तर यहाँ भी मिल गया, हमें उत्तर यह मिल गया कि ए का हमें ऐसा मान बताइए कि जिससे 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो वह एक जो मान है वो 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम a बराबर 1 रख सकते हैं और a बराबर 1 रखने पर यह संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर इतनी बातें समझ में आ रहा है? इसी प्रश्न में मैं थोड़ा सा और इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं दूसरी संख्या ले रहा हूं, ये हमारी एक संख्या हो गई। ठीक, अब इसमें कहा गया कि इसको हटा दिया गया और यहां पे कह दिया गया कि यहां पे ए है। ए मान लीजिए, यहाँ पे एक्स कह दीजिए कि एक्स है या फिर ए है, और इसमें पूछा गया कि ए का ऐसा मान बताइए, ए का न्यूनतम और अधिकतम मान पूछता है कि ए का अधिकतम और न्यूनतम मान ऐसा बताइए जिससे यह संख्या पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो जाए। तो हमें पहले तो ये देखना है, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बन करके आएंगे। पहला जो प्रश्न होगा वो होगा न्यूनतम मान पूछेगा, दूसरा जो प्रश्न होगा अधिकतम मान पूछा जा सकता है, और तीसरा जो प्रश्न होगा वो इन दोनों को मिला करके पूछ सकता है कि न्यूनतम मान और अधिकतम मान बताइए। ठीक है, और इसमें क्या प्रश्न हो सकता है आपका, हाँ, तो आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा ए के कितने मान हो सकते हैं, ए के कितने मान संभव है, ए के कितने मान संभव है। यहाँ पे 4 प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे यही संख्या लिखी जाएगी, यानी इस प्रकार से संख्या लिखी जाएगी और यहाँ से आपको 4 प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पहला प्रश्न बनाया जा सकता है कि इसका न्यूनतम यानी ए का न्यूनतम मान बताइए जिससे 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा कि ए का अधिकतम मान बताइए जिससे यह संख्या पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो जाए। फिर तीसरा प्रश्न पूछेगा कि ए का न्यूनतम व अधिकतम मान बताइए जिससे यह पूरी संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। फिर चौथा प्रश्न पूछेगा कि ए के कितने मान संभव हैं, ए के ऐसे कितने मान संभव हैं जिससे दी गई संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। तो इन चारों प्रश्नों को हम लोग इसी प्रश्न पे इसी डिजिट पर रख करके हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं, किस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। ए का न्यूनतम मान अगर पूछा जा रहा है तो आपने पहले ही चेक करके देखा कि अगर पहले तो देखना है कि ये 8 से जो 3 संख्याएं हैं ये यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये 8 है और 8 जो है 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो अंतिम 2 अंक बचे हमारे। तो और यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं, ए के स्थान पे 0 रखते हैं तो हमारी संख्या हो जाएगी 06 जो 8 से डिवाइड नहीं होगी, 8 से डिवाइड नहीं होगी। जब हम यहाँ एक के स्थान पे 1 रखते हैं और यहाँ पे फिर हमारा 16 हो जाएगा तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक जो 8 से डिवाइड
हो गया, यानी 8 से पूरी तरीके से संख्या कट गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर पहला का उत्तर मिल गया। हम कह सकते हैं कि a का न्यूनतम मान कितना होगा, तो a का न्यूनतम मान 1 होगा। a का न्यूनतम मान 1 होगा, यानी a के स्थान पर अगर 1 रख देंगे तो ये संख्या पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। अब a का अधिकतम मान देख लेते हैं कि a का अधिकतम मान क्या होगा। तो a का अधिकतम मान देखने के लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा सीरीज को। जैसे कि यहाँ पे 2 रखेंगे तो 16 26 हो जाएगा, जो कि 8 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे हम 3 रखते हैं और यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो 8 चौका 32 कटेगा नहीं, ये भी संख्या नहीं कटेगी। फिर यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं तो 46 हो जाएगा, जो कि ये भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे हम 5 रखेंगे 56 हो जाएगा, और ये 8 7 56 होता है, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 6 रखेंगे और 66 हो जाएगा, जो कि 8 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे 7 रखेंगे और 6 रखेंगे तो 8 7 56 8 64 69, ये भी संख्या नहीं कटेगी। हम कहेंगे ये भी संख्या नहीं कटेगी। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम 8 रखते हैं तो ये भी संख्या 8 से नहीं कटेगी। उसके बाद से 9 रखते हैं तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, ये संख्या 8 से कट जाएगी, यानी 96 8 ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए a का अधिकतम मान, तो a का अधिकतम मान कितना है आपका 9 मिल जाएगा। a का अधिकतम मान कितना मिल जाएगा आपको 9 मिल जाएगा। a का न्यूनतम मान 1 और a का अधिकतम मान 9 हो जाएगा। अब 9 से आगे तो बढ़ नहीं सकते ना, 9 से आगे बढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 डिजिट की संख्या हो जाएगी, तो 10 रखेंगे तो ऑलरेडी 3 हो जाएगा, यानी 10 इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना इसको। तो ये तो हो नहीं सकता, तो 9 तक ही आप आ सकते हैं। तो आपने चेक किया कि a का न्यूनतम मान कितना है और a का अधिकतम मान कितना है, ठीक। अब अगर इसमें पूछा जाए कि a का न्यूनतम और अधिकतम मान, तीसरा जो प्रश्न हमारा था a का अधिकतम और न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान 9, तो हम कहेंगे कि 1 का मान 9, ठीक है, 1 का मान 9 हो जाएगा। यानी a का न्यूनतम और अधिकतम मान कितना है, 1 है और 9 है, ठीक है। हमारे 3 प्रकार के प्रश्न हो गए। और अब चौथा जो प्रश्न होगा वो कह रहा है कि a के कितने मान संभव हैं, a के ऐसे कितने मान संभव हैं जिससे दी गई संख्या पूरी तरीके से 8 से कट जाए। तो हम गिनती कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, 2 और ये 3, 8 के कितने मान संभव हैं, a के कितने मान संभव हैं, तो वो 3 मान संभव हैं। वो कितने मान संभव हैं आपके, तो वो 3 मान संभव हैं। और वो तीनों मान कौन कौन से हैं, तो वो भी आप निकाल पाएंगे। 1 है, उसके बाद से 5 है, और उसके बाद 9 है। यही वो 3 मान हैं जिसको यहाँ एक स्थान पर रखा जाए तो ये दी गई संख्या पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें जो भी चीज़ें हैं आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे होंगे, उसको समझ पा रहे होंगे। क्लियर है इतनी सारी बातें? ठीक। ये आज जो मैंने आपको बताया ये 8 के नियम के बारे में। तो आज हमने जो बात किया, हमने किस किस की डिविजिबिलिटी चेक कर ली। हमने 0 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, 1 के बारे में बात किया, हमने 2 के बारे में बात किया, 4 और 8, यानी इतनी संख्याओं की डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। और हमने देखा कि नहीं, अगर किसी भी संख्या, कोई भी दी गई संख्या अगर इन संख्याओं से अगर कट रही तो हमें संख्या का क्या चेक करना होगा, यानी अंतिम कौन सा अंक चेक करना है, अंतिम 1 अंक चेक करना है, 2 अंक चेक करना है, 3 अंक चेक करना है। अगर 0 से किसी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर के रूप में क्या प्राप्त होगा, 1 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर के रूप में क्या प्राप्त होगा। और यहाँ से मैंने 2 पॉइंट भी आपको मैंने बताया कि वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो 2 पॉइंट आपके होंगे कि अगर किसी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। और दूसरा पॉइंट जो हमारा होता है कि दुनिया की कोई भी संख्या 1 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों को बताया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे पैसेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब अगले वीडियो में मैं लेकर के आप लोगों को और भी जो हमारे बचे हुए हैं, जैसे कि हमारा 3 बच गया है, 5 है, 7 है, फिर 9 है, इन सभी चीज़ों को हम लोग उसमें देखेंगे कि इसकी डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसकी भाज्यता का नियम क्या होता है। अगर इन संख्याओं से अगर संख्याओं को अगर
दी गई संख्याओं को अगर काटा जाए तो हमें आंसर के रूप में क्या प्राप्त होगा, हमें सेजफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, और अनेक प्रकार की बातें, अनेक तरह की बातें उसमें हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दे रहे हैं। और आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, इसकी प्रतिक्रिया, सकारात्मक प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपके साथ साथ हम भी मेहनत तो कर ही रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हैं, ये जाहिर सी बात है। तो चलिए ठीक है, फिर दोनों की मेहनत रंग लाए, ईश्वर से ही हमारी प्रार्थना है। आज के लिए बस इतना ही दे रहे हैं। थैंक यू।